दोस्तों, एक तो आज के दिन को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के स्मृति दिवस के रूप में भी आज के दिन को याद किया जाता है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक रहे हैं। उनके प्रेरणादायक कार्यों ने देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में अहम योगदान दिया है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, पहली खबर, पेपर लीक मामले को लेकर आज सोमवार को कठोर कानून लाया जाएगा देश के संसद भवन में। पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर अपने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो जारी करते हुए कहा कि टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है और पीएम बोले कि पेपर लीक रोकने के लिए आज हम कठोर कानून ला रहे हैं। परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई जिसके अध्यक्ष इन्फोसिस के को फाउंडर नीलेकणी होंगे। कौन है आखिर नंदन नीलेकणी, जिन्होंने भारत में आधार कार्ड के सिस्टम को डेवलप करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है? तो इनको अब केंद्र सरकार की तरफ से पेपर लीक प्रूफ परीक्षाओं को करवाने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। तो आज पेपर लीक के खिलाफ नया कानून आएगा जिसमें सजा का ये कुछ प्रावधान होगा। जांच के लिए अधिकतम 2 महीने मिलेंगे, 10 साल तक की जेल की सजा और 10 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान होगा। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सजा और जुर्माने दोनों में भारी बढ़ोतरी की गई है पेपर लीक के खिलाफ इस नए कानून में। इतने दिन जो देश भर में छात्रों का आंदोलन चल रहा था, आखिरकार अब सरकार जागी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब आज से ये नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। वहीं खबर है, जब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था 20 तारीख को जो संसद मार्च हुआ, उसमें जो दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया, स्टूडेंट को मारा पीटा गया, इस मामले पर भी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं पहुंची। पुलिस पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग का आरोप लगा है। तो देखते हैं इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बड़ा फैसला सुनाया जाता है। और इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले कि सीजेपी की अगली रणनीति हम जल्द ही बताएंगे। अभी एक दिन पहले ये आंदोलन खत्म हो चुका है, तो अभिजीत का कहना है कि थोड़ा हमें समय दें, प्रदर्शनकारियों से केस हटाने पर भी बातचीत जारी है। इधर विपक्ष से राहुल गांधी का भी कहना कि स्टूडेंट पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी और इस पर जवाब भी मांगा। और सीजेपी ने भी एक सुझाव दिया कि पेपर लीक में कम से कम 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा जाए। तो अभी जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म हो चुका है, सफाई अभियान शुरू हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंच और लाउड स्पीकर हटाए गए, प्रदर्शनकारी भी वापस अपने अपने घरों को लौटे। पुलिस ने बैरिकेड्स भी सड़क किनारे लगाए और हालांकि इलाके में अभी भी पुलिस तैनात है, लेकिन अब बैरिकेडिंग हटाई जा रही है और रास्ते खोले जा रहे हैं। वैसे पेपर लीक को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों की पिछले 12 साल में हमारे देश में 116 से भी ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 7.5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए। देश के 19 राज्यों में पेपर माफियाओं के ये घिनौने कृत्य देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शिक्षक और पुलिस जैसी भर्तियां पेपर लीक माफियाओं के निशाने पर होती हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो ये नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद छात्रों का सालों का गुस्सा फूटा और आखिरकार सरकार को देश के युवाओं की सुननी पड़ी। इस बार जो पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन हुआ, इस आंदोलन पर रिपोर्ट आ रही कि 4 ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्होंने इस आंदोलन को क्रांति में बदला। इसकी शुरुआत अभिजीत दीपके ने डिजिटल समर्थन करके की। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी को ऑनलाइन शुरू किया गया। उसके बाद इसमें सोनम वांगचुक का अनशन भी काफी अहम भूमिका निभाई इस आंदोलन में। तो इस आंदोलन के 4 जो बड़े चेहरे रहे, उनमें एक तो अभिजीत दीपके हैं, दूसरा सोनम वांगचुक जिनके अनशन की बदौलत छात्रों में एक नई उम्मीद जगी, और तीसरा चेहरा रहे हैं सौरव जो कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों, सरकार व मीडिया के बीच एक कड़ी का काम किए हैं, और चौथा चेहरा रहे हैं राका जिन्होंने इस पूरे आंदोलन का एजेंडा संभाला और राजनीतिक दलों को आंदोलन पर हावी नहीं होने दिया। तो इन 4 बड़े चेहरों की बदौलत यह आंदोलन आखिरकार सफल रहा। इस बीच छात्र प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस कार्रवाई हुई, इस पर आज 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बाकी कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल चुका है। मीराबाई चानू ने ये इतिहास रचा और भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू का ये रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन देखने को मिला। चानू की स्वर्णिम हैट्रिक दिखी। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो चुके हैं और इसमें चानू ने भारत को ये पहला गोल्ड मेडल दिलाया। 190 किलो उठाकर गेम्स में नया रिकॉर्ड बनाया। और इतना ही नहीं, मीराबाई चानू लगातार तीसरी बार चैंपियन बनी और ऋषिकांत को भी सिल्वर मेडल मिला। अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की टोटल मेडल लिस्ट भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और भारत की अगर बात करें तो अभी तक भारत ने 3 मेडल जीते हैं, एक तीनों कैटेगरी में। वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में आज सोमवार से शुरू होगी एथलेटिक्स की स्पर्धाएं भी, तो नीरज चोपड़ा पर भी भारतीयों की नजर रहेगी। भारतीय खिलाड़ियों से और ज्यादा पदक की उम्मीद है। तो भारत की तरफ से सभी प्लेयर्स को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। नेपाल में भारतीय मुद्रा पर लगी रोक हटी। अब 200 और 500 रुपए के नोट ले जाने की अनुमति होगी। जी हाँ, जो भारतीय लोग नेपाल घूमने जाते हैं तो 25,000 रुपए तक के भारतीय नोट ले जा पाएंगे। नेपाल सरकार ने ये मंजूरी दे दी है। हालांकि नेपाल सरकार का कहना कि 200 और 500 के नए नोट ही मान्य होंगे। जो नोटबंदी के टाइम पर 500,000 के पुराने नोट प्रतिबंधित किए गए तो वो नहीं ले जा पाएंगे ऐसा। इसके अलावा देखिए, नेपाल सरकार ने भारत से एक खास मांग की है कि अब एक आईडी से आना जाना आसान होगा। नेपाल ने भारत से ये अनुरोध किया कि उसके बायोमेट्रिक राष्ट्रीय पहचान पत्र को भारत आने जाने के लिए वैध दस्तावेज माना जाए। तो रिपोर्ट आ रही है कि इस प्रस्ताव से दोनों देशों के बीच आवाजाही आसान हो जाएगी, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा।
और अगली खबर देखिए, ITR फाइलिंग 2026 के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विभाग की नई इमारत का उद्घाटन किया और इस दरमियान वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आम जनता को दौड़ाए नहीं अधिकारी। वित्त मंत्री बोले कि IT विभाग आम लोगों को परेशान न करें, अपनी ताकत से डराए नहीं बल्कि जनता की भलाई के लिए काम करें। वहीं बीते दिन पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया और इसमें पीएम ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल के वीरों को भी नमन किया। रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात के 136वें एपिसोड को संबोधित किया जिसमें पीएम बोले कि युवाओं ने देश का मान बढ़ाया, यंग इनोवेटर्स ने वो किया जो असंभव लगता था और मन की बात में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम बोले कि आज का युवा देश की ऊर्जा है और यही भविष्य बनाएगा। चीन सीमा से लगे 74 गांव घूमकर लौटे प्रतिभागियों से संवाद भी किया पीएम मोदी ने। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से बातचीत की पीएम मोदी ने। इस दरमियान बीते दिन आपको पता होगा कारगिल विजय दिवस था और इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लद्दाख दौरे पर गए थे। यहाँ संबोधन में राजनाथ सिंह बोले कि भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है जबकि पाकिस्तान घुसपैठ के रास्ते खोज रहा है। पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर वह रोड़े अटकाएगा तो हमारी भी सेनाएं तैयार हैं। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में कारगिल को श्रद्धांजलि भी दी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच हॉर्मुज रूट और लाल सागर के बाद अब ब्लैक सी में भी तनाव बढ़ रहा है तो भारत सरकार ने नाविकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। आपको पता होगा अभी तक तो अमेरिका ईरान जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और लाल सागर में टेंशन का माहौल था, लेकिन अब रशिया यूक्रेन जंग की वजह से भारत सरकार की तरफ से नाविकों के लिए एडवाइजरी जारी की है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का असर अब समुद्री रास्तों पर भी देखने को मिल रहा है। तो ब्लैक सी में खतरा बढ़ा। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि ब्लैक सी में आने जाने वाले व्यावसायिक जहाजों पर नौकरी करने वाले इच्छुक भारतीय जोखिमों का गंभीरता से आकलन करें और पूरी सावधानी बरतने की अपील की है विदेश मंत्रालय ने। वैसे अभी दुनिया में तनाव का माहौल और बढ़ रहा है क्योंकि देखिए हॉर्मुज रूट की ये बड़ी घटना, हॉर्मुज में तेल टैंकर समुद्री माइन से टकराया और इसके बाद जहाज में आग भी लग गई। ये समुद्री माइंस ईरान ने बिछाई थी, आपको पता होगा। तो अमेरिका ईरान की जंग शुरू होने के बाद पहला ऐसा हादसा देखने को मिला है, लेकिन इस हादसे के बाद अब ये जंग का तनाव और बढ़ सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक तेल टैंकर का जहाज समुद्री माइन से टकरा गया और उसके बाद इसमें आग लग गई। ईरान का कहना है कि पहले भी वो कई बार चेतावनी दे चुका कि अगर कोई जहाज उसकी ओर से तय किए गए मार्ग से हटकर चलेगा तो उसके परिणाम की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। हालांकि अभी तक तो इस घटना पर ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और नुकसान या हताहतों को लेकर भी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर एक और बड़ी रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि हूती विद्रोहियों ने भी सऊदी अरब की एक रिफाइनरी पर हमला किया। 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से अरामको को निशाना बनाया गया। यह देश की 5वीं सबसे बड़ी ऑयल फैक्ट्री थी। तो हूती विद्रोहियों ने कहा कि इस फैक्ट्री पर हमला करके इसको तबाह कर दिया गया है। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि चीन और रूस अगर ईरान के साथ इस जंग में आए तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप बोले कि पुतिन और जिनपिंग ने तो मुझे यकीन दिलाया कि वे ईरान को हथियार नहीं देंगे, लेकिन अगर चाइना और रशिया ऐसा करते हैं तो फिर अमेरिका हमले और भी भयानक करेगा और फिर तो ये एक तरह से विश्व युद्ध में बदल सकता है। वैसे पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका ईरान जंग में ये 5 बड़े अपडेट्स देखने को मिले। खबर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वापस अमेरिका जाएंगे और ये जंग शुरू होने के बाद पहली बार अब वो ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। और इस जंग की वजह से क्रूड ऑयल कच्चा तेल एक बार फिर से महंगा हो चुका है, $100 प्रति बैरल के पार पहुंचा। कुवैत में भी 3 अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया और ट्रंप ने चीन रूस को भी एक बार फिर से ये चेतावनी दी। वहीं हॉर्मुज रूट में खबर आ रही कि 28 क्रू मेंबर्स वाले LPG टैंकर पर भी हमला हुआ। खुद भारतीय दूतावास ने इस हमले की पुष्टि की। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ भारतीय फंसे हुए हैं। ओडिशा पोर्ट पर इंडियन क्रू वाले जहाज पर हमला हुआ और अभी 2 हिंदुस्तानी नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय हमलों का माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। तेलंगाना राज्य में चुनाव लड़ने की मिनिमम उम्र 21 साल करने का प्रस्ताव रखा गया और ये बिल पास कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी लेना जरूरी होगा, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया जाए और इसके बाद इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। निकाय चुनाव में अब मिनिमम एज लिमिट 21 साल ही होगी अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो। बाकी वर्तमान में मिनिमम एज लिमिट यानी कम से कम उम्र की सीमा क्या है, देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी भी। वैसे नियमों के मुताबिक राज्य सरकार चुनाव लड़ने की उम्र नहीं घटा सकती है। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा फिर ऐसा। और इस बीच पॉलिटिक्स से एक और खबर है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया ने यह बड़ी घोषणा की है। वो बोले कि मैं 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो बोले कि अब राजनीति भ्रष्ट हो गई। 2 महीने पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था, उनकी जगह शिव कुमार नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो अब उन्होंने खुद ही अनाउंसमेंट कर दिया कि वो 2028 का विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। और रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी डील की। 114 राफेल डील पर अपडेट आ रहा कि अगले महीने अगस्त के दूसरे सप्ताह तक भारत को जवाब देगा फ्रांस।
94 विमान भारत में बनाए जाएंगे इस डील के तहत। तो भारत और फ्रांस दोनों देशों के बीच ये फाइटर जेट खरीदने और सौदे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा। फ्रांस सरकार अगस्त के मध्य तक इस मुद्दे पर अपना फाइनल जवाब सौंप सकती है, क्योंकि रक्षा अधिकारियों के मुताबिक फ्रांस ने इस जवाब को भेजने के लिए अगस्त के मध्य तक का समय मांगा है। वहीं देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के दतिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आई लव यू टू, फ्लाइंग किस भी दिया उन्होंने। दतिया में गाया कि तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता के लिए काफी दिलों में बसे हुए हैं। कई सालों तक एमपी में मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला और अभी यहाँ दतिया में चुनावी जनसभा आयोजित की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब में डिजिटल तरीके से नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा, क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट हो रहे हैं। खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया। वो बोले कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम और चेंगी एप्स के जरिए ड्रग्स की डील हो रही पंजाब में। पंजाब में सीमा पार से चल रहा नशीले पदार्थों की तस्करी का कारोबार अब पूरी तरह से हाईटेक हो गया है। डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा, पेमेंट वगैरह भी क्रिप्टो करेंसी से हो रहा है और ये खुलासा खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से किया गया। हालांकि सरहद पार से तस्करी रोकने के लिए पंजाब सरकार ने अभी फिलहाल ये 5 बड़े कदम उठाए हुए हैं, जिनसे काफी हद तक नशा तस्करी पर रोक लगाई जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं अपराधियों से निपटने के लिए स्ट्रेटेजी और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है सरकार को, राइट। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, रेलवे से बड़ा अपडेट आ रहा। अब जनरल और स्लीपर कोच में नहीं होगी सीट की मारामारी, क्योंकि आम यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से एक नया मेगा प्लान बनाया गया। एक तो रेलवे ने अपनी यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रोलिंग स्टॉक और मेंटेनेंस सिस्टम को आधुनिक बनाया है। इसके अलावा रेलवे का कहना है कि एलबीएच कोचों का उत्पादन भी बढ़ाया गया और रेलवे ने हाल ही में स्वदेशी सुरक्षा सिस्टम कवच 4.0 को भी कई सारे मार्गों पर चालू कर दिया है। तो अब जनरल कोच में आपका सफर आसान होगा, क्योंकि एक तो लंबी दूरी वाली ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या भी बढ़ाई गई है। कई अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं 25-26 के दरमियान भी, और रेलवे का कहना है कि 17,000 नए नॉन एसी कोच भी तैयार किए जा रहे हैं, ताकि रेल यात्रियों को भीड़ भाड़ और मारामारी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा रेलवे कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर आ रही है कि चाइल्ड केयर लीव और ड्यूटी इंजरी नियमों में रेलवे की तरफ से कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों के अवकाश नियमों में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिसमें एक तो महिला रेलवे कर्मियों को अब 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान चोट लगने या बीमार होने पर भी मिलने वाले अवकाश के प्रावधानों को भी कर्मचारी हितैषी बनाया गया है। और भी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं कि रेलवे कर्मचारियों के लिए ये लीव से जुड़े नियमों में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा, 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन को लेकर अगले महीने अगस्त में कर्मचारी यूनियनों से अहम मुलाकात होगी। 31 जुलाई तक इसके लिए आवेदन भी मांगे हैं। तो अगस्त में दिल्ली में स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत के 2 और दौर की घोषणा की है 8th पे कमीशन की तरफ से। और इस बातचीत के लिए और सुझाव के लिए कर्मचारी संगठन 31 जुलाई तक आवेदन भी कर सकते हैं। और वहीं खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच अब चंपत राय ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अयोध्या में शुरू की 4 महीने की चातुर्मास साधना। जी हां, देवसैनी एकादशी से ही अब इस्तीफे के बाद चंपत राय ने ये चतुर्मास साधना शुरू की है, यानी अगले 4 महीने तक वो मौन व्रत रखेंगे और इस दरमियान वो अयोध्या में ही रहकर राम मंत्र का जप करेंगे और श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे। उनकी ये चतुर्मास साधना 21 नवंबर देव उठनी एकादशी तक चलेगी। वहीं खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अब गिनती तक ही सीमित नहीं रहेगी जांच, बल्कि आपराधिक साजिश के नजरिए से भी परतें खंगालेगी। जो दूसरी नई एसआईटी टीम गठित की गई है राम मंदिर चढ़ावा चोरी जांच के लिए, तो अब इस नई एसआईटी टीम में नए अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो अलग अलग एंगल से इस मामले की जांच करेगी। और वैसे आज 27 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज क्या बड़ा फैसला सुनाया जाता है इस मामले पर। वहीं खबर है, शंकराचार्य की मान्यता पर भी अब नया बवाल मचा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस भेजा, क्योंकि हाल ही में ट्रस्ट के एक प्रेस नोट में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को शंकराचार्य लिखा गया, तो उसके बाद ये विवाद गहरा गया है, तो उन्होंने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में जिन भी प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज हुए वो केस वापस लिए जाएंगे, लेकिन साजिश की जांच जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस के रडार पर है 2500 तकरीबन ऐसे चेहरे, जिनको लेकर दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये आपराधिक लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, तो उन पर जांच जारी रहेगी ऐसा। और अभी नीट पेपर लीक में इतने बवाल के बाद अब एनटीए में भी बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। नंदन नीलेकणी की टीम संभालेगी परीक्षा सुधार की कमान। इसमें और कौन कौन से सदस्य जोड़े गए हैं, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। वहीं सोनम वांगचुक को भी हॉस्पिटल से कब छुट्टी मिलेगी, तो इसको लेकर मेदांता अस्पताल की तरफ से जानकारी सामने आई। सोनम वांगचुक को आज सोमवार सुबह अस्पताल से छुट्टी कर दी जाएगी। उसके बाद वो लद्दाख रवाना होने से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और फिर लद्दाख लौटेंगे अपने वहां। तो ये आंदोलन पर लेटेस्ट अपडेट आ रहा। और अगली खबर देखिए दोस्तों, ब्यूटी इंडस्ट्री को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अब कोरियन नहीं बल्कि इंडियन ब्यूटी का दौर बढ़ रहा। भारत का ब्यूटी मार्केट साल 2028 तक 3.25 लाख करोड़ का होगा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम
मौसम समाचार जानने का। अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। छत्तीसगढ़ के सारगढ़ के नाले में एक कार बही जिसमें पति पत्नी लापता हैं। कोरबा में धान रोपाई के दौरान बिजली गिरने की घटना हुई जिसमें 3 किसानों की मौत हो गई। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा में अभी सबसे कम बारिश देखने को मिली है इस मानसूनी सीजन में। राजस्थान की बात करें तो देखिए आप, पाली जिले में भारी बारिश देखने को मिली। बाड़मेर में भी कलेक्ट्रेट के आगे पानी भर गया। जैसलमेर में भी सड़कें बही, 10 गाँव का संपर्क टूटा। अजमेर में कई बांध भी ओवरफ्लो चल रहे हैं। तो राजस्थान के भी कुछ जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थितियां तो चल ही रही है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि अब मानसून कमजोर होगा राजस्थान में। आज कल 27-28 जुलाई को कुछ ही जिलों में बारिश की चेतावनी। 29 जुलाई तक मानसून कमजोर ही रहेगा राजस्थान में, बारिश की चेतावनी उतनी नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, शहडोल, अनूपपुर समेत एमपी के 5 जिलों में तो हेवी रेन का अलर्ट है। अगले 24 घंटों में 4 इंच तक बारिश की चेतावनी। वहीं राजधानी भोपाल, इंदौर में भी बूंदाबांदी के आसार रहेंगे। वैसे हल्की फुल्की बारिश की चेतावनी तो सभी जिलों में है मध्य प्रदेश में, देख सकते हैं आप, आज 27 जुलाई को भी। और यही बारिश का सिलसिला एमपी में कल 28 और परसों 29 जुलाई तक भी जारी रहेगा। और यूपी की स्थितियां देखिए, उत्तर प्रदेश में एक जगह तो स्कूल ही पूरा नदी में समा गया, बिल्डिंग ही नदी में ढह गई। एक जगह 100 बीघा से भी ज्यादा किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। बारिश की वजह से कई नदियां भी यूपी में उफान पर चल रही हैं। एक मेडिकल कॉलेज में भी पानी घुसा। और अभी भी मौसम विभाग का अलर्ट है कि उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। किन किन जिलों में, ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। और यूपी के बाद अब बिहार की मौसमी स्थितियां देखिए। 17 जिलों में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। प्रदेश में अब तक 37% तक कम बारिश हुई है। और बिहार के इन 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। कुछ पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी जिलों में बारिश की चेतावनी है। वैसे इस मानसूनी सीजन में अब तक बिहार में 37% तक कम बारिश देखने को मिली है। अच्छा, पंजाब में देखिए दोस्तों, चंडीगढ़, लुधियाना में तेज बारिश हुई। अबोहर में छत गिरी। रणजीत सागर डैम का जल स्तर भी बढ़ा। और अगले 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। पंजाब, चंडीगढ़ के अधिकांश जिलों में देख सकते हैं आप। आने वाले 3-4 दिन तक मौसम का हाल क्या रहेगा। और ऐसे ही हरियाणा में भी अब मानसून सुस्त पड़ने लगा, उमस बढ़ी। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 28 जुलाई के बाद बदलेगा मौसम हरियाणा में, तो उसके बाद फिर पूरे प्रदेश में बहुत तेज बारिश की चेतावनी रहेगी। अभी वैसे हल्की फुल्की बारिश का अलर्ट है अगले 2-3 दिन तो। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज भी भारी बारिश के आसार रहेंगे। कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। लोगों को अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है मौसम विभाग ने। और ऐसे ही उत्तराखंड में भी देहरादून, पिथौरागढ़ समेत 4 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना। लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर भी मलबा आया। 11 शहरों में बौछारें पड़ी। उत्तराखंड में अगले 3 दिन मौसम का हाल कैसा रहेगा, किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी है, जानकारी आप देख सकते हैं। बाकी अगले 2 दिन, आज 27 जुलाई और कल 28 जुलाई को भारत के किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी, अगले 2 दिन मौसम का हाल कैसा रहेगा, डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके राज्य और जिले में अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, कमेंट करके बताना जरूर। वैसे अभी उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र इन इलाकों में रेड अलर्ट है। कुछ राज्यों में ऑरेंज चेतावनी भी है, बाकी येलो अलर्ट अधिकांश राज्यों में है। लेकिन ये ग्रीन जोन वाले इलाकों के अंदर बारिश वगैरह का कोई अलर्ट नहीं है अभी। और यूपी नोएडा में एक बड़ी घटना हो गई। देखिए, एक बच्चे की गड्ढे में डूबकर मौत हो गई, जिसके पिता वाइस प्रिंसिपल हैं। उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। वो बोले कि प्राधिकरण की लापरवाही की वजह से ये जान गई। 6 साल के मासूम बच्चे की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। आखिर प्रशासन ने भी इतना बड़ा गड्ढा क्यों खोद रखा है, जिस पर बैरिकेडिंग भी अच्छे से नहीं लगाई हुई है। चलिए, मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट आ रही है कि भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 9 की मार्केट वैल्यू 3.25 लाख करोड़ रुपए तक घटी है, जिसमें एचडीएफसी बैंक टॉप लूजर रहा। वहीं भारत के निर्यात पर एक्सपोर्ट पर अच्छी खबर आ रही। अफ्रीका और आसियान देशों में 50% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है भारत का अप्रैल मई इन महीनों में। और बैंक हॉलिडे पर खबर है दोस्तों, अगले महीने अगस्त में 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, क्योंकि अगस्त में 5 तो रविवार ही आएंगे और जो 2 शनिवार दूसरे चौथे शनिवार की छुट्टी रहती है, सेकंड फोर्थ सैटरडे। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंक बंद रहेंगे। कुछ फेस्टिवल वगैरह भी आएंगे, रक्षाबंधन वगैरह, ईद ए मिलाद। तो ये टेबल में आप जानकारी देख सकते हैं कि अगस्त में किस किस तारीख को किस वजह से कहां बैंक हॉलिडे रहेगा, कहां बैंक बंद रहेंगे। वहीं खबर है, फ्लिपकार्ट भी जल्द ही फूड डिलीवरी मार्केट में एंट्री करेगा। स्विगी, जोमेटो, इन कंपनियों की मुश्किल बढ़ सकती है। चलिए अगली खबर देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही। यूरोप के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। फ्रांस से 3 लाख से भी ज्यादा लोग पलायन करने को मजबूर है, अपने घरों को छोड़कर भाग गए, क्योंकि नियंत्रण से बाहर हो रही है अब आग। तेज हवाओं की वजह से आग के लपटे रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। जंगलों से शुरू हुई ये आग लाखों लोगों को विस्थापन करने पर मजबूर कर रही है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। यूएस कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया। मिड टर्म चुनाव में मेल बैलेट नियम नहीं होंगे लागू। वहीं निस्सार उपग्रह की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि वेनेजुएला में आया विनाशकारी भूकंप, जिस वजह से 60 सेंटीमीटर तक जमीन खिसक गई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया सैटेलाइट रिपोर्ट के बाद। और पश्चिम एशिया संकट पर भी एक रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका ईरान जंग के बीच अब अमेरिका के हथियार खत्म होने लगे हैं। अमेरिका के पास मिसाइल इंटरसेप्टर भी खत्म हुए, तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटेंगे? ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका के रक्षा विभाग के पास अब
हथियार और बजट दोनों ही कम पड़ रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। ज्योतिर्मयी नाइक बनी इंडियन आइडल 16 की विनर, तनिष्क और मनराज रहे रनर अप। मेनी कांग्रेट्स इनको। और खबर है पश्चिम बंगाल में अब बायोमेट्रिक मशीन के बिना होगी सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी, मोबाइल से दर्ज होगी उपस्थिति। बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की हाजिरी अटेंडेंस व्यवस्था में शुभेंदु सरकार ये बड़ा बदलाव करने जा रही है। और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। लता गुप्ता बनी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष और निर्मल जैन संभालेंगे अल्पसंख्यक आयोग की कमान। और टेक न्यूज से खबर है फेसबुक पर अब आपको फ्री में मिलेगा वेरीफाइड पेज, बस आपको अपना सेल्फी वीडियो बनाकर कंपनी को भेजना होगा। फेसबुक अब एआई जनरेटेड फेक प्रोफाइल्स और बोट से निपटने के लिए वेरीफाइड पेज रियल प्रोफाइल को अलॉट करना वापस शुरू कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। शिक्षक दिवस से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के शिक्षकों को बड़ी सौगात दी। यूपी के 10 लाख शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज मिलेगा। बीते दिन यूपी में आगरा से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया सीएम योगी ने। और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए यूपी सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के साथ एमओयू साइन साझेदारी भी की है। इसके अलावा बीते दिन रविवार को यूपी मैनपुरी में भी 682 करोड़ की 111 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और सीएम योगी का प्लान है यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की तस्वीर बदलेगी, निपुण लक्ष्य और 10 प्रभावी प्रथाओं से निखरेगा यूपी के बच्चों का भविष्य। उत्तर प्रदेश सरकार ने केचअप शिक्षण अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य यह है कि कोरोना काल के कारण पढ़ाई में पिछड़े बच्चों के लर्निंग गैप को खत्म करना और कमजोर बच्चों को वापस आगे बढ़ाना। ऐसा वहीं खबर है कि खेल के बीच में नहीं बदल सकते हैं नियम। यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा आदेश, बड़ा फैसला सुनाया गया है। और कला की एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। प्रेमानंद महाराज के लिए झारखंड जमशेदपुर के विवेक नाम के ये कलाकार ने 4 लाख मोतियों से भगवान राधा कृष्ण का यह अनोखा पोर्ट्रेट बनाया है। इनकी इस कलाकृति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा मिला है, क्योंकि इतने मोतियों से इतनी बड़ी कलाकृति बनाई। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। विवेक की आर्ट को वाकई में मेनी कांग्रेट्स। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान रोडवेज को मिली 144 नई ब्लू लाइन बसें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। वहीं डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, देश भर में 27 किलो से भी ज्यादा तस्करी का विदेशी सोना जब्त हुआ। इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खुफिया जानकारी के आधार पर ये ऑपरेशन चलाया गया। और आपको एक बड़ी सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी भी कुत्ता वगैरह अगर काट ले तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले और जो भी इंजेक्शन वगैरह टाइम टू टाइम गैप के अनुसार लगवाने होते हैं वो लगवाएं, क्योंकि ये मामला है उत्तर प्रदेश के हाथरस का, जहां एक लड़के ने चौथा इंजेक्शन नहीं लगवाया था। 4 महीने पहले पागल कुत्ते ने काटा था। अब उसकी जान चली गई। परिजनों का रो कर बुरा हाल है, क्योंकि रेबीज का असर काफी टाइम बाद भी दिख सकता है, तो इसीलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। इसके अलावा साइबर ठगी पर भी एक बड़ी खबर देखिए। 5 रुपए वाला पुराना ट्रैक्टर वाला नोट दो और 1 करोड़ रुपए लो, इस लालच में आकर एक युवक ने 1.25 लाख रुपए गंवा दिए। फेसबुक पर इस तरह का विज्ञापन देखा। हरियाणा के फरीदाबाद का युवक है, तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक ना करें और ऐसे कभी भी लालच में जहां से में ना आए, ठीक है ना। चलिए खबर है उत्तराखंड केदारनाथ धाम में जल्द ही लगेंगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे, चढ़ावे और यात्रियों की निगरानी होगी अब। और हमारी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है दोस्तों कि आजकल मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ रहा जंक फूड के कारण। हर तीसरा बच्चा जंक फूड, फास्ट फूड का शिकार है। तो अब रिपोर्ट आ रही है कि सरकार इस तरह के फूड पर भी टैक्स लगा सकती है, क्योंकि देश में 5 से 19 साल के करोड़ों बच्चे इस तरह के फास्ट फूड के शिकार हो रहे हैं। तो इस पर कंट्रोल के लिए सरकार ये प्लान भी कर रही है। वहीं खबर है 15 अगस्त तक राजधानी दिल्ली में सीआरपीएफ, आरएएफ जवानों की 83 कंपनियां तैनात रहेगी, क्योंकि अभी आंदोलन वगैरह का माहौल भी खत्म हुआ ही है जस्ट। और इसके अलावा 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो इस वजह से अभी से सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। और एक सांवरिया सेठ के भक्त की अनोखी खबर देखिए। डूंगरपुर जिले राजस्थान के एक श्रद्धालु ने 10 बीघा जमीन, अपना खेत और 4 मंजिला मकान ट्रस्ट के नाम कर दिया। वो बोला कि सब कुछ तो सांवरिया सेठ का है। और खबर है मध्य प्रदेश को 3 साल में 10 नई वंदे भारत ट्रेनें मिलेगी। आम यात्रियों के लिए 14 अमृत भारत रेल अभी से शुरू हो चुकी हैं। और एमपी भोपाल की जगह अब निशातपुरा रुकेगी मालवा और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन। 28 तारीख को मुख्यमंत्री इसका भी उद्घाटन करेंगे। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल के 1000 पदों पर भर्ती का ऐलान हो चुका है। 12th पास भी भर्ती में भाग ले पाएंगे। जल्दी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, सरकार का कहना है। इसके अलावा इस सप्ताह रेलवे समेत कई अलग अलग विभागों में 14,000 से भी ज्यादा नौकरियां निकली हैं। टीचर के 7299 पद खाली हैं। रेलवे में भी 4098 वैकेंसीज अवेलेबल है। ये टीचर की जो भर्ती है ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकल गई, जिसकी लास्ट डेट 30 अगस्त है। इसके अलावा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी में भी 4000 पदों पर भर्ती निकली हुई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 1110 पदों पर वैकेंसी चल रही है। संघ लोक सेवा आयोग में 828 पदों पर भर्ती चल रही है। पंजाब नेशनल बैंक में भी 550 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो में भी 242 पदों पर भर्ती चल रही है। और बिहार सरकार ने भी बड़ी घोषणा की है कि राज्य में जल्दी 20,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली होगी। खुद शिक्षा मंत्री ने TRE4 की पूरी टाइमलाइन भी बताई। वो बोले कि आज ही 27 जुलाई तक बीपीएससी को भेजी जाएगी ये लिस्ट। और यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के प्राइवेट छात्रों के लिए भी शेड्यूल जारी हो चुका है। आप ऑफिशियल पोर्टल पर ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। वहीं खबर है हरियाणा के नए ग्रुप डी कर्मचारियों का इंडक्शन 29 तारीख को होगा। पंचकुला में 3000 कर्मचारी जुटेंगे। माता पिता और जीवन साथी भी साथ आएंगे और इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट मुख्यमंत्री खुद होंगे। यह हरियाणा सरकार का प्लान है।
है। और खेल जगत से भारत की अच्छी खबर देखिए, भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रन से हराया, 3-0 से T20 सीरीज अपने नाम की। वैभव सूर्यवंशी ने 81 रन बनाए, मयंक यादव को 3 विकेट भी मिले हैं। वहीं अनाहत सिंह ने जूनियर स्क्वैश वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती। ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी है। फाइनल में मिस्र की रुकिया सलेम को 3-0 से हराया। मात्र 18 साल की उम्र में इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैंने कांग्रेट्स इनको। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों को प्रमोशन मिल सकता है और सिंह राशि वालों को रुका पैसा मिलने के भी योग हैं।